सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन सोर्सेस का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प, दशकों पुरानी और एकदम सीक्रेट जियोपॉलिटिकल राइवलरी के बारे में है। सीआईए और रॉ के बीच की वो टक्कर जो हमेशा दुनिया की नज़रों से छिपी रही। तो बिना किसी देरी के आइए इस कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को अनपैक करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर कैसे एक एकदम नए नवगठित राष्ट्र ने कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को चुनौती दे दी। हमारे सोर्सेज इस गुप्त खुफिया युद्ध की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसने साउथ एशिया के पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। इसमें जासूसी, सैबोटाज और प्रॉक्सी वॉर्स के ऐसे ऐसे दावे शामिल हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। इस कहानी की शुरुआत और इसकी गहराई को समझने के लिए हमें पहले उस समय के ग्लोबल कोल्ड वॉर के माहौल को समझना होगा। भारत की आज़ादी के ठीक बाद दुनिया का जियोपॉलिटिकल नज़ारा कैसा था, आइए इसे देखते हैं। अगर आप इस टाइमलाइन पे गौर करें तो समझ आएगा कि शुरुआती कोल्ड वॉर की डायनामिक्स कितनी तेजी से बदल रही थी। 1947 में अपनी स्थापना के कुछ ही सालों के अंदर सीआईए ने दुनिया भर के उभरते हुए लोकतंत्रों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी थी। उनका लक्ष्य साफ था, नए देशों पर अपना दबदबा कायम करना। नरेटर के अनुसार शुरुआती दौर में कश्मीर प्रिंसेस फ्लाइट पर जो बमबारी हुई थी, जिसका असली टारगेट दरअसल चीनी प्रीमियर थे, वो कथित तौर पर एक सीआईए की साजिश थी। इसका मेन मोटिव क्या था? भारत को फ्रेम करना और नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन को पूरी तरह से तबाह करके भारत को इंटरनेशनल लेवल पर अकेला कर देना। अब ग्लोबल टेंशन से थोड़ा डोमेस्टिक इम्पैक्ट की तरफ आते हैं। सोर्सेज हमें विस्तार से बताते हैं कि कैसे ये इंटरनेशनल टेंशन भारत की संप्रभु राजनीति में सीधे दखलंदाजी के रूप में सामने आने लगी थी। ये एक प्रॉक्सी टग ऑफ वॉर का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ देखिए, केरल में 1957 में नवनिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए सीआईए ने कैसे स्थानीय राजनीतिक कमजोरियों का फायदा उठाया और कथित तौर पर विरोध प्रदर्शनों को फंड किया। और ठीक इसके बरक्स अगर हम रॉ की बात करें तो 1971 में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी को मिलिट्री ट्रेनिंग और सपोर्ट देकर अपनी रणनीति को अंजाम दिया। दोनों की अप्रोच एकदम अलग थी। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। ट्रांसक्रिप्ट्स बताती हैं कि 1962 और 1965 के युद्धों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो की बहुत बड़ी विफलताएं सामने आईं। 1962 में चीनी एयरफोर्स को लेकर गलत खुफिया जानकारी और उसके बाद भारतीय नेताओं की कथित सीआईए हत्याओं के जो दावे किए गए, उन्होंने उस समय भारत की एक बहुत ही गंभीर संस्थागत कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर कर दिया था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स जिसने भारत के कोल्ड वॉर डिप्लोमैटिक ट्रैजेक्टरी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस जानकारी को देखिए जो वाकई हैरान करने वाली है। इन सब विफलताओं के बाद आर.एन. काव ने रॉ को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया, वसंत विहार के एक खाली पड़े थिएटर में सिर्फ 250 अधिकारियों के साथ। जरा सोचिए, एक तरफ हजारों ट्रेंड एजेंट्स वाली दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी थी और दूसरी तरफ एक छोटी सी टीम जो ग्लोबल चेस बोर्ड पर अपना पहला कदम रख रही थी। बिना किसी को भनक लगे अपना ग्लोबल फुटप्रिंट कैसे बनाएं? इसके लिए अर्ली रॉ एजेंट्स ने एक कमाल का तरीका निकाला जिसे ब्लू कॉलर इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। सोर्सेस के मुताबिक विदेशी दूतावासों में घुसपैठ करने के लिए ये एजेंट्स इलेक्ट्रीशियन या ड्राइवर जैसी आम नौकरियों का इस्तेमाल करते थे। एकदम खामोशी से, बिना कोई शक पैदा किए, उन्होंने वहां से क्रिटिकल इंटेलिजेंस जुटाना शुरू कर दिया। ये सच में जीनियस था। तो इस तरह से शुरुआत करने के बाद इस नई एजेंसी ने मेजर जियोपॉलिटिकल जीत हासिल करना कैसे शुरू किया, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। सिक्किम का मामला एक बेहद ही दिलचस्प रणनीतिक कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। इस अहम भू राजनीतिक इलाके पर कंट्रोल के लिए दोनों एजेंसियों ने एकदम अलग रास्ते चुने। दावों के मुताबिक सीआईए ने राजशाही का सपोर्ट किया और होप्ट कुक नाम की एक अमेरिकी एजेंट को रानी के रूप में वहां स्थापित करने की कोशिश की। इसके बिल्कुल उलट रॉ ने काजी लैंडोब दोरजी जैसे स्थानीय लोकतांत्रिक नेताओं और जमीनी स्तर के आंदोलनों का जमकर समर्थन किया। और इस जमीनी रणनीति का नतीजा क्या हुआ? 1975 के ऐतिहासिक जनमत संग्रह में 97.55% आबादी ने लोकतंत्र के पक्ष में वोट किया। ये रॉ के ग्रासरूट अप्रोच की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसके चलते सिक्किम सफलतापूर्वक भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब हम इस पूरे एरा के सबसे हाई स्टेक्स ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, 1974 के परमाणु परीक्षणों की सुरक्षा। ये किस्सा सच में किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर जैसा है।
स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के दौरान विदेशी सर्वेलांस नेटवर्क की नाक के नीचे सफलतापूर्वक न्यूक्लियर टेस्ट करना अपने आप में एक नामुमकिन सा काम था। लेकिन रॉ ने इसे कैसे किया? उन्होंने पहले CIA के सर्वेलेंस सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स को मैप किया। फिर तय किया गया कि फैसिलिटी में हर तरह की मूवमेंट सिर्फ उन्हीं ब्लाइंड विंडोज में होगी। और सबसे मजेदार बात, संचार के लिए विस्की और ताजमहल जैसे एकदम कैजुअल कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी को शक ही ना हो। इतनी शानदार सफलताओं के बावजूद इस सफर हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाता रहा। घरेलू राजनीति में बदलावों का सीधा असर इन खुफिया एजेंसियों पर भी पड़ा और उन्हें कुछ बहुत बड़े सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। एक्सप्लेनर नोट्स बताते हैं कि 1970s के आखिर में मोरारजी देसाई प्रशासन के दौरान रॉ को भारी इंस्टीट्यूशनल रोलबैक्स का सामना करना पड़ा। प्रमुख रिक्रूटमेंट ऑफिस बंद कर दिए गए, 600 टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया गया और यहां तक कि रॉ के फाउंडर RN काओ को भी जबरदस्त छुट्टी पर भेज दिया गया। इसने एजेंसी की ऑपरेशनल कैपेसिटी को लगभग पंगु बना दिया था। नरेटर के अनुसार इन पॉलिटिकल बदलावों का सबसे भयानक नतीजा कहूटा मिशन के एक्सपोजर के रूप में सामने आया। ये अनवेरिफाइड दावे मौजूद हैं कि टॉप लेवल पर कथित विदेशी लिंक्स की वजह से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बेहद सेंसिटिव जानकारी लीक हो गई, जिसकी वजह से 150 अंडरकवर रॉ एजेंट्स का पर्दाफाश हो गया और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन रॉ ने जल्द ही एक जबरदस्त वापसी की। 1980s के दशक में जब खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, जिसे सोर्सेस के मुताबिक कथित तौर पर CIA का सपोर्ट हासिल था, तब रॉ ने टीम X और टीम J जैसी एलीट और गुप्त काउंटर टेररिज्म यूनिट्स बनाई। इन यूनिट्स ने अफगान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ टारगेटेड जवाबी हमले किए और खतरों को बेअसर किया। तो अगर हम इस पूरे इतिहास का एक बही खाता या लेजर बनाएं, तो इन सारे ऑपरेशंस का दुनिया के जियोपॉलिटिकल मैप पर आखिर क्या असर पड़ा? चलिए इसे समराइज करते हैं। ये तुलनात्मक टेबल स्रोत सामग्री में पेश किए गए ऐतिहासिक नैरेटिव को बहुत अच्छे से समराइज करती है। इसमें साफ दिखता है कि कैसे दोनों ही एजेंसियों की कामयाबियों और नाकामियों ने लगातार कोल्ड वॉर के पावर बैलेंस को शिफ्ट किया। जहां एक तरफ CIA ने अपने ग्लोबल नेटवर्क का फायदा उठाया, वहीं रॉ ने बांग्लादेश लिबरेशन और सिक्किम जैसे अहम रणनीतिक मोर्चों पर अपनी धाक जमाई। ट्रांसक्रिप्ट एक बहुत ही यूनिक बात पर जोर देती है। मोसाद या CIA जैसी दूसरी एजेंसियों के बिल्कुल उलट, रॉ अपने किसी भी ऑपरेशन को पब्लिक या डीक्लासिफाई करने से साफ इनकार करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस शैडो वॉर की असली हकीकत काफी हद तक बिना डॉक्यूमेंट किए हुए हमेशा के लिए पर्दे के पीछे ही रह जाती है। आखिर में ये पूरा सोर्स मटेरियल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज के इस दौर में मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए ऐसी और कौन-कौन सी खामोश लड़ाइयाँ इन एजेंसियों के बीच लड़ी जा रही होंगी। जो सतह पर हमें दिखता है वो तो शायद इस पजल का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?